Our agenda is to understand the challenges and to see, what is should be the strategy for SBI Pure Descriptive when it comes to us. ठीक है, so let's see first. उससे पहले एक बार पैटर्न को देख लेते हैं. You all know कि 2026 में पैटर्न में चेंजेस आए हैं, और वो पैटर्न में चेंजेस क्या आए हैं कि 2025 तक जो 50 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव था, वो जो है आपका हो गया है 30 मार्क्स का, राइट? ओके, तो पिछली बार क्या होता था कि डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चंस हुआ करते थे. होते तो तीन एक्टिविटी थे. ईमेल राइटिंग आपका एक्टिविटी जो था वो कंपलसरी था. सिचुएशन एनालिसिस ये भी कंपलसरी था. एंड रिपोर्ट राइटिंग ये भी आपका जो है कंपलसरी था, राइट? ओके, ठीक है, मतलब कंपलसरी नहीं था. रिपोर्ट और प्रेसी में, मतलब वो थर्ड एक्टिविटी कंपलसरी था, बट उसमें चॉइस था कि रिपोर्ट और प्रेसी में आपको देना होता है, राइट? सो दिस वाज व्हाट इट इज. बट इस बार क्या किया, इसको 30 मार्क्स करके पिछले बार जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था उससे इस बार बेटर डिस्ट्रीब्यूशन शायद कर देंगे. यही हम लोगों को लगता है कि ये 10 मार्क्स, क्योंकि 30 मार्क्स किए हैं तो तीनों को 10 मार्क्स कर देंगे, राइट? दैट्स द मेन आइडिया. तो ईमेल तो इस बार भी कंपलसरी रहेगा सिचुएशन में, और रिपोर्ट और प्रेसी में जो भी हो आपको लेना है वो ले सकते हो. ये हो सकता है अंकुश आपने सही कहा, बिकॉज नाउ पीपल आर ज्वाइनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. चलो आ जाओ. ओके, नाउ तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पैटर्न हुआ है इस बार 2026 में, द पैटर्न दैट हैज कम इज नॉट न्यू. 2025 और 2026 का पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मार्क्स में चेंज हुआ है, राइट? बिकॉज वी विल गेट ईमेल राइटिंग दिस टाइम टू, we will get situation analysis this time too, and we will have to choose between report and pressy writing this time, right? The same things, only the marks allocation would change, and all of them would be equally marked. So with that in mind, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये 30 मार्क्स जो है, ऑब्वियसली पिछले बार वेटेज ज्यादा था, बट ये 30 मार्क्स जो है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे पूरे सिलेक्शन में. और क्यों मैं नहीं चाहता हूं कि आप एंड तक रखो डिस्क्रिप्टिव में, दो समझो. डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा एरिया है जहां पे आप 25 के ऊपर भी ला सकते हो 30 में. तो वो 25 मार्क्स तो आपका डायरेक्ट ऐड होगा ना. आपको पता ही है बाकी सारे सेक्शन में 25 लाने में कितनी मेहनत हमें लगती है. डिस्क्रिप्टिव में उसके 1/3 या 1/4 मेहनत पे अगर मैंने जो एडवाइस दिया, जो इंस्ट्रक्शन दिया, उसको टू द टी फॉलो किया, तो 25 या उसके आसपास आने में कोई नहीं रोक सकता. बट बाकी सेक्शन में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो तो आप करोगे. बट देन व्हाई नॉट गेट दीज इजी हैंगिंग फ्रूट? और वही दिखाना आज मेरा पर्पस है. मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो मैंने यूट्यूब पे गाइडेंस वीडियो लिया था उसमें भी मैंने कहा था कि जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं वो यूट्यूब वीडियो से कॉन्सेप्ट्स को देख लो, किस तरह से लिखना होता है. और जो आप लोग हो, अचीवर्स के स्टूडेंट्स हो, वो डिस्क्रिप्टिव के कोर्स में जाके देख लो, या डिस्क्रिप्टिव के भी स्टूडेंट्स हो वो डिस्क्रिप्टिव के कोर्स में जाके देख लो कि कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है. और वो कॉन्सेप्ट वाले जो लेक्चर्स है पहले 6 वाले वो खत्म कर लो, राइट? पहले 5-6 वाले. सो व्हाई वाज इट, आज आपको रियलाइज होगा. बिकॉज you see, why do we typically struggle in descriptive? We typically struggle in descriptive because of these 3 major challenges. आज हमारा एजेंडा क्या है, 3 में हमारा मेजर चैलेंजेस, और फिर आगे का स्ट्रैटेजी क्या होगा, ठीक है? नाउ फर्स्ट इज रॉन्ग ओरिएंटेशन एंड फॉर्मेट. अच्छा, ये क्यों चैलेंज होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस स्टिल अप्लाई स्कूल और कॉलेज स्टाइल राइटिंग, जिसमें हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बकर बकर करते रहते हैं, एक ही चीज को 3 बार अलग अलग तरीके से बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पेपर भराने का नंबर मिलता था. यस और नो, राइट? ओके. देन अनफोकस्ड होता है, डायरेक्टेड नहीं होता है. जो इशू दिया है उसको कम, और उसके आसपास हाथी घोड़ा गाय बछड़ा सब कुछ बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें वर्ड लिमिट के आसपास पहुंचना है. And mostly theoretical, not giving examples, not relating it to current things, right?
ये एक इशू होता है। दूसरा, प्रेसी ईमेल रिपोर्ट्स और सिचुएशनल रिस्पॉन्स, इसपे ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा है पर्पस लैक करता है, स्ट्रक्चर भी लैक करता है। अब ये पर्पस और स्ट्रक्चर दोनों जो है कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, और आज इसका एक डेमो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सेकंड चैलेंज ये हो गया, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज है लैक ऑफ प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स। वो क्या है? अब बहुत जल्दी पॉइंट्स कहां से मिलेंगे, ये बड़ा दिक्कत है, राइट। और इसी के लिए मैंने यूट्यूब पे भी लिया हुआ है, और अचीवर्स में, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के प्रो बैच में आपका जो पहला लेक्चर है, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही है, राइट। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा एंड देन यू विल एंजॉय इट, राइट। अच्छा, सेकंड जो इसी चैलेंज का सेकंड पार्ट है, राइटिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट अ लॉजिकल प्रोग्रेशन और क्लैरिटी। अभी अगर आप लोग मेरे साथ जो यूट्यूब पे भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वो अगर डेली वॉर भी कर रहे हैं, अचीवर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को तो पता ही है, अगर सिर्फ डेली वॉर ही फॉलो करते हो, आपको दिखता होगा कि इतने सारे ऑथर कितने अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन उनका एक लॉजिकल कोहेसिवनेस होता है, लॉजिकली वो अपने आर्गुमेंट को बिल्ड कर रहे हैं, और वो माइंड मैप करते वक्त हमें कितना दिखता भी है, राइट। तो वो आपके लिखने में अगर नहीं होगा तो एआई हो इंसान हो दोनों पकड़ लेगा, यस और नो, ठीक, राइट। सो दैट नीड्स टू बी देयर इन योर राइटिंग माय डियर फ्रेंड। ओके, सो जैसे आपका रॉन्ग ओरिएंटेशन और फॉर्मेट, वैसे ही लैक ऑफ प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स। अब यहां पे अगेन मैं हो सकता है आपको लगे कि सर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन उसका एक रीजन है। आई नो व्हाट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डू एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू नॉट मेक दैट मिस्टेक। मैंने क्यों कहा कि कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छे से कर लो, उसका एक बहुत 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 बड़ा रीजन ये है कि जब आपको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, उसकी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक दो लिखा और हो गया। वो टाइम, you know, when you give it to your writing, when you think कि यार मुझे कैसे अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है, वर्ड्स में डालना है, तभी जाके आप लिख पाते हो, राइट। नेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। Many are unable to finish task in the time and spend too much time on one area or one activity. ये होता है। दूसरा, under time pressure they either freeze or write inconsistently. वो ऑर्गेनाइज तरीके से सोच के नहीं लिखते हैं, कुछ भी जो आ रहा है वो लिख देते हैं, और उसी की वजह से राहती घोड़ा भी आ जाता है उसमें। ओके, नाउ ये जो आपका दिस इज व्हाट दीज इश्यूज मार्क्स, आपको कॉस्ट मार्क्स तो करते हैं, जहां पे आपको 25 आ सकते हैं 30 में, वहां पे 15 आएंगे, 10 आएंगे, 12 आएंगे, वो तो है ही है। बट ये क्यों है? कि क्या लैक ऑफ एफर्ट से है? नहीं, ये लैक ऑफ सिस्टम से है। जो सिस्टम मैंने आपको दिया है कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में, इस कोर्स में, जो सिस्टम मैं आपको हर दिन सिखाता हूं, हर एक एक्टिविटी का जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं, राइट, वो सिस्टम को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस झक मार के आएगी। और डिस्क्रिप्टिव में जितना जल्दी आप 25 नंबर ला सकते हो, जितना कम काम करके, वो कोई और सेक्शन में नहीं ला सकते हो दोस्तों। एंड दैट इज व्हाई आई वांट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स टू गेट दैट बेनिफिट। क्लियर है, राइट। और इसमें एक काम तो एकदम नहीं करना है, एंड व्हाट इज दैट? इट इज दैट डू नॉट एवर रीड सैंपल आंसर्स। करने दो दुनिया को सैंपल आंसर पढ़ने दो। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू रीड सैंपल आंसर्स। सबसे बड़ा गलत काम। ओके, सैंपल आंसर्स जैसे ही आप पढ़ते हो, एक तो आपकी सोच, देखो यहां पे दिक्कतें मैंने जो दिखाया उसमें देखा क्या है, लॉजिकल प्रोग्रेशन नहीं होती है क्लैरिटी की, ठीक है, फ्रीज हो जाते हो, राइट, और इनकंसिस्टेंटली लिखते हो। फिर जब 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 आपको लिखना होता है तब ओवरली वर्बोज और अनफोकस रहते हो। ये तीनों के तीनों इश्यूज को सैंपल आंसर्स और बढ़ा देती है। कोई माइका लाल है जो गारंटी दे सकता है कि यही पर्टिकुलर टॉपिक आएगा? नहीं, उससे मिलता जुलता कुछ आएगा, राइट। ओके, आप वहां पे पढ़ के गए कि गाय का ऐसे पढ़ के गए, जैसे बचपन में होता था, गाय का ऐसे पढ़ के गए और हिपोपोटामस आ गया, तो आप जो है गाय को फिर हिपोपोटामस बनाने में लग जाते हो। गाय को हिपोपोटामस बनाने जाओगे तो वर्बोज अनफोकस्ड राइटिंग होगा, लॉजिकली प्रोग्रेस नहीं करवा पाओगे, and you will at one end or the other you will either freeze or write inconsistently, because गाय तो गाय है, हिपोपोटामस तो हिपोपोटामस है।
यस और नो? ओके, थोड़ा सा फनी एग्जांपल था, एनालॉजी था, बट आई एम श्योर इट कनेक्ट्स विथ यू, राइट? समझ में आया? मजेदार था ना? हाय अभिषेक, अभी लेट ज्वाइन कर लिया? चलो आ जाओ, ये वाला स्लाइड अच्छे से देख लो। इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने अभी बात किया, जो लोग लेट ज्वाइन किए उन लोगों को मैं बता दूं कि इस वाले स्लाइड में हमने क्या बात किया कि डिस्क्रिप्टिव में हमारा दिक्कत कहां पे होता है। 3 मेजर चैलेंज होते हैं, राइटिंग ओरिएंटेशन एंड फॉर्मेट, लैक ऑफ प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट। और इसमें एक चीज जो एकदम नहीं करनी है, पूरी दुनिया को करने दो, बेस्ट ऑफ द सैंपल आंसर आ जाए, राइट, वो पेपर लीक ही कर दे तो भी मत करो। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो राइट आंसर फॉर एवरी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में दे आर नॉट लुकिंग एट सेम काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम एवरीवन, नो दे आर नॉट, दे आर लुकिंग फॉर यूनिक बट वेल राउंडेड आंसर फॉर एवरीवन। ठीक है, तो सैंपल आंसर एकदम नहीं पढ़ना है। ये समरी मैंने बता दिया। अभिषेक बाद में इस पार्ट को एक बार फिर से देख लेना, जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हो सबके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक चीज और कहते हैं, कहां गया मेरा, हाँ, अब इसमें व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिंपल है। सॉल्यूशन इज द फाउट फ्रेमवर्क। फाउट फ्रेमवर्क क्या होता है? फाउट फ्रेमवर्क, जो मैंने अभी बोला कि सिस्टम की कमी है, आप लोगों का स्कोर नहीं आता है एफर्ट की कमी से नहीं, सैंपल आंसर पढ़ना इतना बड़ा एफर्ट है कि क्या बताऊं। लोगों को लगता है वो आसान है, उल्टा मेरे को तो वो इतना डिफिकल्ट लगता है। कितना क्वेश्चंस का मैं सैंपल आंसर पढ़ूं, उससे अच्छा तो उतने क्वेश्चंस का मैं अगर लिख लिया तो मेरे को लिखना ही आ जाएगा, राइट? हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्शन चाहिए, वो तो मैं दे रहा हूं ना। देखो फाउट फ्रेमवर्क क्या कहता है? फाउट फ्रेमवर्क कोई भी प्रोफेशनल राइटिंग एक्टिविटी में बड़ा काम आता है। ये मैं जो मिडिल लेवल मैनेजर है, उन जिनको बहुत लिखना होता है, कॉर्पोरेट में डेक प्रेजेंट करना होता है, पिच प्रेजेंट करना होता है, उसके लिए भी मैं ये सिखाता हूं लोगों को। और आप लोगों के लिए तो ये मैजिक कर जाएगा, बिकॉज आप इतने कम टाइम में इतने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करने लग जाओगे। एक बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया तो यू विल 5-10 मिनट बच ही जाएगा आपके 30 मिनट में, मैं बता रहा हूं। सो फाउट जो है मेरा, जो राइटिंग फ्रेमवर्क है, वो ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए ही, आर्टिकुलेट थॉट को आर्टिकुलेट करने के लिए मैंने बनाया था। उसमें 4 चीजें हैं। फॉर्मेट क्लैरिटी, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट क्लैरिटी। पहले तो समझ लो फॉर्मेट क्या है सबका, वो कॉन्सेप्ट लेक्चर में मिल जाएगा, राइट? और दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। अब इसमें मैं आप लोगों को माइंड मैपिंग सिखाता हूं, मैं पॉइंट्स को लिस्ट करना सिखाता हूं माइंड मैप में, राइट? अच्छा, इतनी जो रीडिंग करवाया है मैंने आपसे, ये अभी काम आएगा। कैसे ऑथर सीक्वेंस करता है आइडिया, इसका एक आइडिया आपको लग गया है, ठीक है? तो ये सीक्वेंसिंग जो आइडिया है वो कैसे करनी है, वो आप अपने राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। देन थर्ड, राइटिंग एफिशिएंटली। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग एफिशिएंटली। और राइटिंग एफिशिएंटली में मैं एक लंबा, एक पूरा सेशन दिया है आप लोगों को कि कैसे करना है, वो तो आप देख ही लोगे, लेकिन समरी उसका याद रखिएगा। क्लियर, फॉर्मल, एकदम फॉर्मल, कोई इधर उधर, मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड कॉन्साइज, शॉर्ट एंड स्वीट राइटिंग। दिस विल बैलेंस योर स्पीड विथ इफेक्टिवनेस। ठीक है, राइट? ओके, इससे स्पीड भी आएगा और आपका इफेक्टिव भी होगा। एंड फाइनली टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाओ टू कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड टास्क विद इन लिमिटेड 30 मिनट विंडो। अगेन कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल में बात किया है, बट इसका जो समरी है, इसका जो बर्ड्स आई है, ये मेरे को आपको बोलना बहुत जरूरी था। ये इसके अंदर की बातें तो आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में मिल जाएगी, बट ये जो मैंने आप लोगों को किस फ्रेमवर्क के अंदर किया है, ये मुझे बोलना जरूरी था, सो दैट यू नो कि यार स्ट्रैटेजी ऑफ स्कोरिंग बेस्ट इन फॉर्मल राइटिंग वो आपके पास ऑलरेडी है। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आपके पूरे लाइफ के लिए, प्रोफेशनल के लिए। क्रिएटिव राइटिंग इसमें नहीं है। ये क्रिएटिव राइटिंग का फ्रेमवर्क एकदम नहीं है, मत यूज करना। कहानी लिखना है तो इसको मत यूज करना, राइट? मैं भी अपने कहानियों को लिखने के लिए, अपने पोएम्स को लिखने के लिए ये फ्रेमवर्क एकदम नहीं यूज करता हूं। लेकिन किसी से कम्युनिकेट करना है, आप लोगों को आंसर करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जब टेलीग्राम में आप लोगों को आंसर दिखते हैं, उसका एक स्टाइल आपको दिखता होगा कि एक तरीके से मैं उसको करता हूं, बिकॉज
आई फॉलो अ फ्रेमवर्क। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मैं बहुत कम टाइम में कर पाता हूं। इवन जब मैंने समरी राइटिंग एक्टिविटी किया था, इतने सारे समरीज इवेलुएट करना मुश्किल था, राइट? बट हाउ डिड आई डू इट? बिकॉज आई कुड, मेरा जो थॉट और राइटिंग के बीच का जो टाइम गैप है वो कम हो गया। व्हाई? बिकॉज आई यूज द फ्रेमवर्क दैट आई टीच फॉर यू। ठीक है, और यही मैं आप लोगों को चाहता हूं इंटरनलाइज कर दो, तो फिर आपको एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में टॉप मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। अब इस सॉल्यूशन का मैंने आप लोगों को बताया था, डेमो दिखाऊंगा। मैंने बोला था कि यू वुड सी द मैजिक ऑफ इट। इस सॉल्यूशन का आज मैं मैजिक दिखाऊंगा। उसका रीजन भी है ताकि आज आप जब घर जाओ, अब मतलब क्लास से बाहर जाओ, तो एक मुस्कुराहट के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि यार ये अगर एक बार कर लिया ना, तो फिर यार डिस्क्रिप्टिव के तो वो 20 से 25 नंबर हमारे पक्के। और उसके बाद जो मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में करूंगा वो तो ओवर एंड अबव है ही है, जीए में करूंगा वो तो है ही है, राइट? तो मेरा चांसेस बहुत बढ़ जाता है दोस्त पीओ में, टू गेट सिलेक्टेड और रिजेक्टेड मेंस में। एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं डेमो वाले पार्ट पे। मैंने बताया था कि आप लोगों को एक ऐसा चीज दिखाऊंगा कि आप लोग थ्रिल्ड हो जाओगे, और वही मैं आज करने वाला हूं। क्या पता है क्या करूंगा? मैं स्मार्ट किरा का पहला वाला जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको लाइव आपके सामने लूंगा। ठीक है, यही फ्रेमवर्क फॉलो करूंगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है, वही फॉर्मेट उठा के मैं यहां पे करूंगा आपके सामने। आप इन एक्शन देखिएगा। आज समझाऊंगा नहीं, आज मेरा पर्पस ये नहीं कि आप लोगों को समझाऊं, अब समझना का काम तो कॉन्सेप्ट में भी होगा, आगे प्रैक्टिस सेशंस में भी होगा जो हम लोग करेंगे। बट यहां पे आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जब मैजिक चलता है तो क्या करके देती है, कितने अंदर के टाइम में कितना हमें स्कोर देती है, या कितना हम लोगों को इजी बना के देती है, राइट? अब थ्रिलिंग पार्ट आ रहा है, वो है, अरे भाई कहाँ गया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट? कहाँ है इन लोगों का? हमारा डिस्क्रिप्ट स्मार्ट किरा का हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक ये है ना, ये है। या बड़ा करूं, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मेरे टैब में ना ये और छोटा हो जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव नंबर 1 ये शायद सबके लिए वो होता है, फ्री होता है, ये फ्री वाला ही करूंगा मैं, ठीक है? ताकि आप लोग भी यही टेस्ट बाद में जाके जिस तरह से मैंने दिखाया, मेरे वाले लिखे हुए चीजें मत लेना, मैंने जिस तरह से आप लोगों को सिखाया है उस तरह से करना। देखना क्या होता है। ओके, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि टाइप करना होगा, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? ड्यूरेशन एंड ऑटो सबमिशन, ड्यूरेशन 30 मिनट है, काउंटडाउन टाइमर ऊपर होगा, ठीक है। ईमेल राइटिंग 1 10 मार्क्स, सिचुएशन एनालिसिस 10 मार्क्स, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स फॉर डिजाइन 30 मार्क्स। आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेक्शन सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट, वर्ड काउंट लिमिट, अच्छा वर्ड काउंट लिमिट नीचे दे रहा है, ठीक है। टाइमर विल कंटिन्यू रनिंग एट टॉप, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी तो हो गया। बड़ा क्यों नहीं हो रहा ये? और बड़ा चाहिए आप लोगों को, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ये बड़ा नहीं होता क्या दूसरी चीजों की तरह? हाँ ये हो रहा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? You are working as a branch manager in Saharanpur branch of ABC Bank. One of your customers, Mr. Shinde, has sent a mail to the branch mail ID asking for transfer of his accounts from your branch. इसको सामने कर लूं, to Kochi, अच्छा कोचीन branch. You have done the task. Please do send a reply. ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लूं. Give me 1 minute. टाइमर चालू हो गया, थोड़ा सा सेट कर लूं, नहीं तो टाइपिंग में मेरे को टाइम लगेगा। चलो चले स्टार्ट करें। विश मी लक है, मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? चलो ओके, अब देखो यहां पे ईमेल में मैंने आप लोगों को फॉर्मेट सिखा दिया है, किस तरह से क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देख लेना। आइडिया ये यहां है कि जैसे ही मुझे ये दिखेगा, व्हाट आई वुड थिंक इज
कि भाई ये इशू क्या है। इशू है कि उसने मुझे बोला था कि ट्रांसफर करे और मैंने वो कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सोचूंगा, पहले तो फॉर्मेट, ईमेल में ना ज्यादा सोचूंगा नहीं, पहले फॉर्मेट को डाल दूंगा। अरे भाई आ जा, टाइप भी करना है, ठीक है। टू शिंदे, मिस्टर शिंदे है ना, शिंदे जी @email.com कर दूं, एक फिक्टिशियस से ईमेल डाल देना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट डाल देता हूं। सब्जेक्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स टू कोचिन ब्रांच, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होगा? सैल्यूटेशन, डियर मिस्टर शिंदे। ओके, अब मेरा लिखना चालू होगा, यहां तक तो आ गया। पीसी तोड़ देंगे, अच्छा चलो, थैंक यू फॉर ऑल विशिंग बेस्ट ऑफ लक। अब यहां पे मैं सोचने लगूंगा कि पहला लाइन मेरा क्या होगा। बहुत ही सिंपल रखूंगा कि भाई कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये मैं क्यों लिख रहा हूं वो लिखूंगा। तो दिस मेरा ना स्टैंडर्ड रहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, आप कुछ और लिख सकते हो, मेरा स्टैंडर्ड रहता है दिस इज विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, उसी के हिसाब से ट्रांसफरिंग योर अकाउंट्स टू आवर कोचिन ब्रांच, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखना, देखते रहना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मेरा तो बहुत होता है। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म, अभी कोई अगर कमेंट दे रहे हो तो वो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइमर चल रहा है। यू दैट योर रिक्वेस्ट, अब उसका काम कर दिया ना, तो प्लीज तो होऊंगा ना मैं, हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। चलो ये हो गया। अब क्या लिखूं? अच्छा, प्रोसेस था क्या, वो तो हम लोगों ने बोला था कि आपने बोला आपका रिक्वेस्ट था, रेफरेंस दिया था स्टार्टिंग लाइन में। अभी मैं पूरी बात कहूंगा, इसमें ना एक एंटर देना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे, हाँ ये एंटर दे दिया, इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। अब योर अकाउंट्स, अब मैं डिटेल में देखूंगा। नाउ हैव नाउ बीन, देखा अभी मिस्टेक कर रहा था, 2 बार हैव लगा रहा था। ट्रांसफर टू द कोचिन ब्रांच एज रिक्वेस्टेड बाय यू। अब आप बोल सकते हो कि सर ये तो आपने रिपीट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा रिपीट किया क्योंकि नीचे 150 वर्ड दिख रहा है, तो एक बार रिपीट करना बनता है। वहां पे रेफरेंस की तरह कर दिया, यहाँ पे इस तरह कर दिया। द रेलेवेंट अकाउंट डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स have also, अरे यार, also been updated accordingly, ठीक है, राइट। ओके, नाउ अब क्या करूं? अब तो बिकॉज बहुत ही छोटा सा यार इशू है, इसके ऊपर 150 वर्ड तो लिखा नहीं जा सकता, इतना वर्ड तो लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ तो लिखना पड़ेगा। अभी मैं ना लिख देता हूं कि कोचिन ब्रांच को आगे के लिए कांटेक्ट करें। यू मे कॉन्टेक्ट द, जो हम लोगों को मिलता है उसी तरह से तो हम लोग करेंगे ना। कोचिन ब्रांच फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस, ठीक है। द ब्रांच टीम विल हेल्प यू विथ ऑल फ्यूचर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज उसका अकाउंट में चला गया तो मैंने बोल दिया कि भाई वहां पे जाके कर लेना। और क्या लिखूं? थैंक यू कर दूं क्या? ये कर देता हूं। वी अप्रिशिएट योर एसोसिएशन विथ, बैंक का नाम क्या है? एबीसी, विथ एबीसी बैंक। और कुछ अच्छी बातें लिख देता हूँ। वी अश्योर ऑफ कंटिन्यूड सपोर्ट एंड कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विसेज, राइट। यही सब मेरे को मेरे HDFC वाले और ICICI SBI वाले लिख के भेजते हैं, तो वही मैंने भी लिखा। रिगार्ड्स ब्रांच मैनेजर। नाम डाल सकते हो, नाम डालूं क्या? नाम ब्रांच मैनेजर, अभी यहाँ पे नाम नहीं भी डाल सकता हूँ, डाल भी सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। नहीं डालता हूँ, ABC बैंक। अगर उसमें लिखा हो ना, क्वेश्चन में लिखा हो तो फिर नाम डालना ही डालना है, सहारनपुर ब्रांच। भाई हो गया, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता है इसमें। ट्रांसफर ऑफ
एक बार चेक कर लूं, ऑफ अकाउंट्स टू कोचिन ब्रांच, दिस इज विथ रेफरेंस, ठीक है, क्या बोल रहे हो? अकाउंट के बाद, अकाउंट के बाद, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो। विश्वजीत कह रहा है कि वो स्टार स्टार मार्क करके लिख सकते हैं क्या? हाँ वो भी लिख सकते हो, एकदम लिख सकते, क्योंकि अकाउंट्स बोला है ना यहाँ पे, तो मैं सारे वैसे स्टार स्टार मार्क करके कॉमा करके लिखूंगा क्या? नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स है उसके हमारे पास, इसीलिए देखो सब जगह पे मैंने अकाउंट्स ही यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लगभग मैं खुश हूं उसके, उससे देख के मुझे लगा, तो अब ठीक है। अब ये यार एक बार ना मैं दोनों ही देख लूं क्वेश्चन में ना, पहले क्वेश्चन देखना भूल गया था। नॉर्मली मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ कि क्वेश्चन सारे एक बार चेकआउट कर लो। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर एक्सप्रेसेस डिससैटिस्फैक्शन विद द बैंक सर्विस एंड थ्रेटन्स टू क्लोज देयर अकाउंट। अच्छा, अच्छा लॉन्ग सर्विंग कस्टमर है, इसमें चेक कर सकता हूँ ये, हाँ ये भी। रिपोर्ट राइटिंग, यू आर मैनेजर ऑफ कस्टमर कनेक्ट कैंप, राइट ए रिपोर्ट टू योर हेड ऑफिस, और क्या है, और एक देख लो, दिल्ली इंडिया कैपिटल, सीवियर पोल्यूशन, अच्छा पोल्यूशन और दिल्ली के बारे में, मैं तो प्रेस ही लूंगा। अब सिचुएशन लिख लेता हूं पहले, चलिए सिचुएशन लिखते हैं। सिचुएशन में क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि सिचुएशन में फॉर्मेट वॉर्मेट तो मैंने आप लोगों को सिखाया ही है, उसी को मैं यहाँ पे करूंगा। अब ये सिचुएशन थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है, राइट? क्यों? क्योंकि सिचुएशन में आपको पता है कि एक बार बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है, फिर करंट स्टेटस देके पॉसिबल इश्यूज को खुद पहले सोचना पड़ेगा, फिर रिकमेंड कर सकता हूं ना। क्योंकि मैं एक बंदा हूं जो कि इस सिचुएशन को मैनेज करने के स्टेज में हूं, राइट? तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में इस इशू को मैं अप्रोच करूंगा कि नहीं वो देखना है। तो मैं ना थोड़ी 2-3 चीजें मैं नोट कर लूंगा, टाइम है ना मेरे पास? हाँ है। अरे यार पेन भी खराब, अरे कहाँ गया मेरा पेन, शिट, ले, आज आज ही पेन नहीं है यहाँ पे, छोड़ो यार, सोच सोच के बनाऊंगा। अच्छा पहले इसको करते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सेट करता हूँ, लिख लेता तो अच्छा होता, दिमाग मेरा अच्छा चलता है, बट ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, हमारा एक बंदा जो है पुराना कस्टमर से डिससैटिस्फाइड है, इससे भी पीछे जाएंगे। बैकग्राउंड में हम बोलेंगे कि मैं सेट करूंगा, अजम्पशन सेट करता हूं बैकग्राउंड में, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज क्रूशियल, क्योंकि मैं मान लो कंसल्टेंट हूं, मैं उस तरह से सोच रहा हूं, कंसल्टेंट क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बैंकिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा जनरल सा, देखो सारे मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस ही यूज करूंगा। लूजिंग एंड एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड और पुराना कस्टमर है, कस्टमर लॉन्ग स्टैंडिंग भी डाल सकते हो, जो यहाँ पे लिखा है मेरे को दिमाग में आ गया एस्टैब्लिश वाला वर्ड, इसीलिए मैंने डाल दिया। कैन ऑल्सो अफेक्ट द बैंक्स रेपुटेशन, ठीक है, बहुत ही जनरल सा सिंपल सा लेकिन टू द पॉइंट, ठीक है। अब करंट स्टेटस देखता हूं मैं, बेसिकली मेरे को किसी ने पूछा है कि भाई तू कंसल्टेंट है, ऐसा एक इशू हुआ है, तू कैसे सॉल्व करेगा, मैं उसको पूरा रन डाउन दे रहा हूं किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले तो बैकग्राउंड ये है कि मेरा अजम्पशन है ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस ये है कि अ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड विथ द बैंक्स सर्विसेस, ठीक है, राइट, ओके। अब ये मेरे को दिया ही हुआ है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो मैं स्टेट भी तो करूंगा, वही करंट स्टेटस में करूंगा। द कस्टमर हैज थ्रेटेंड टू क्लोज द, एक अकाउंट है या क्लोज देयर, देयर अकाउंट क्यों बोला है, एक ही तो कस्टमर है ना, चलो द अकाउंट कर देता हूं, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देयर एक ही कस्टमर है तो देयर क्यों होगा, हिज अकाउंट होना या हर अकाउंट होना चाहिए, तो चलो द अकाउंट बोल देते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। इमीडिएट, और इसके बाद में बोला इमीडिएट काम करना चाहिए हमें, तो इमीडिएट इंटरवेंशन, गुड वर्ड है इज देयर फॉर, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गुड वर्ड ही डालना, नॉर्मल वर्ड अगर दिमाग में आ जाता है तो डाल देना। इमीडिएट एक्शन भी बोल सकते हो, नेसेसरी
to resolve the issue and prevent further dissatisfaction. बात करते करते ना बीच में ब्लैंक हो गया था मैं, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या लिखूं, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको एंड कैसे करूं. स्टार्ट तो कर दिया था, और ये ऐसा आप बात नहीं करोगे बट आपके साथ भी हो सकता है, तो पॉज ले लेना, 15 सेकंड में याद आ जाएगा. इसके बाद क्या था फॉर्मेट में? पॉसिबल इश्यूज. अरे यार, आप लोगों के आंसर्स में बाद में, क्वेश्चंस में बाद में आंसर कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. पॉसिबल इशू क्या हो सकता है, क्या रीजन? बिकॉज अभी तो मैंने ज्ञान, अभी मुझे जाना है, अभी मुझे उससे मिलना है, मुझे पता नहीं है क्या है, तो इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा. हो सकता है कि क्या क्या इश्यूज है, राइट. एक सिचुएशन को मैं एनालाइज कर रहा हूं बेसिकली. ये ना इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तब भी यही टेक्निक यूज करना, बहुत आसानी से निकल जाओगे इंटरव्यू में, और उनको लगेगा कि आप स्मार्ट हो, बट उनको लगेगा भी कि आप स्मार्ट हो, है ना. नहीं, मैं बकवास मत करूं, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, पता चला. डिससैटिस्फैक्शन में अब किस किस से हो सकता है? मे रिजल्ट फ्रॉम सर्विस डिलेज, हो सकता है. अनरिजॉल्व, किस किस रीजन से हो सकता है कि भाई कंप्लेंट किया था वो अनरिजॉल्व रह गया है, राइट. या और कम्युनिकेशन पुअर, सबसे बड़ी बात है, ये तो होता ही रहता है बैंक के साथ. रिपीटेड सर्विस इश्यूज कैन, देखते रहना है, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा. कितने बार मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करके उसको काट के लिखा, देखा. कस्टमर ट्रस्ट, रिपीटेड सर्विस इश्यूज कैन रिड्यूस कस्टमर ट्रस्ट. और फिर इसको एंड कैसे करूं? एंड चलो फुल स्टॉप ही डाल दूं. और फिर क्या बोलूं पॉसिबल में? पॉसिबल इश्यूज, ओके. क्योंकि अब एंड वीकेन द रिलेशनशिप, ऐसा कर देता हूं. as the customer is our, नहीं, क्या लिखूं? द कस्टमर्स, हाँ, ये लिखना चाहता हूं कि उनका एक्सपेक्टेशन भी तो हमसे ज्यादा है ना, तो ऐसा लिखता हूं. कस्टमर्स लॉन्ग एसोसिएशन विथ अस may also, and yeah, also indicates higher expectation from bank, from the bank, है ना. ऐसा लिख दिया कि भाई वो भी तो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये दिखा दिया कि मैंने सारे तरफ से उसको देख लिया. अब रिकमेंडेशन, अब लास्ट है रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन में क्या क्या बोलते हो? रिकमेंडेशन में क्या करूं दोस्तों? रिकमेंडेशन में मैं बोलूंगा कि मैं पहले तो पर्सनली मिलने जाऊंगा. आई वुड पर्सनली मीट द कस्टमर and understand the exact grievance, understand his exact grievances, ठीक है. And the concerned staff, I would ask the concerned staff, to review the issue and provide an immediate solution, ठीक है. उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर रिक्वायर्ड हुआ, इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ सर्विस चार्जेस अगर ऐड हुए हो गए, ऐसा होता ही है कि उनका कोई इशू नहीं होता है कस्टमर का, लेकिन सर्विस चार्ज हो जाता है. अनरिजॉल्व्ड
सर्विस चार्जेस, ये मेरे दिमाग में अभी आया कि अगर सर्विस चार्जेस रहा या प्रोसीजरल इश्यूज रहा, प्रोसीजरल इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। ये अगर मैं लिख पाता ना तो वो पॉइंट्स मेरे सामने होते तो और जल्दी मैं इसको फ्रेम कर पाता, जो मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कॉन्सेप्ट लेक्चर में। मैंने दिखाया ना कि इस तरह से पॉइंट को नोट कर लो और उसके बेसिस पे कर देना, वहां पे लिखने में भी काफी आसानी होती है। जैसे माइंड मैप से समरी नहीं दिखाता हूं वैसे ही, बट अभी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है मुझे। ऐसे नहीं करना है आपको, सोच सोच के नहीं लिखना, आप एक फ्रेमवर्क बना के फिर उससे लिखना है। अच्छा, एक फॉलो अप कॉल भी कर लेंगे, एक फॉलो अप कॉल, फॉलो अप कॉल वुड नहीं, एक रिलेशनशिप ऑफिसर डाल दो पहले, नहीं कि एक आई वुड ऑल्सो असाइन, है ना, एक काबिल रिलेशनशिप ऑफिसर, असाइन रेगुलर केपेबल रिलेशनशिप ऑफिसर फॉर रेगुलर कम्युनिकेशन। इसके बाद जो है मैं बोल दूंगा कि एक फॉलो अप कॉल वुड कंफर्म whether the customers concerns were satisfactorily resolved। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं सोच के यहाँ पे लिख पा रहा हूं, आप लोग भी सोच पा रहे हो कि नहीं? ये देखो कि ऐसा कुछ भी लिख रहा हूं जिसके लिए बहुत इंटेलिजेंस या बहुत एक्सपीरियंस लाइफ में चाहिए है, ऐसा तो नहीं ना? इसी एक लाइन और ऐड कर देता हूं, ऐसे स्पेसिफिक केस में ना एक जनरल, ये ताकि ऐसी चीजें किसी और के साथ ना हो, उसके लिए भी एक मैं अगर बता दूं तो उससे क्या दिखता है कि मेरे अंदर मेच्योरिटी है। मतलब मैं मेच्योरिटी दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बट वैसे ही होना भी चाहिए ना एक दिक्कत से, ताकि आगे ऐसा दिक्कत ना आए। द बैंक शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई रिकरिंग सर्विस गैप्स एंड इम्प्रूव देम। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन कर लेता हूं। अ प्रॉम्प्ट एंड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कैन हेल्प रीबिल्ड कस्टमर्स ट्रस्ट। ठीक है, रिटेनिंग आवर लॉन्ग टर्म कस्टमर्स शुड बी आवर प्रायोरिटी। ठीक है, हो गया, ये हो गया। और वर्ड नहीं लिख पा रहा हूँ, एक बार देख लूँ स्पेलिंग मिस्टेक अगर कुछ दिख जाता है तो। इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है सिचुएशन एनालिसिस में, मुझे कम से कम, बिकॉज वो पॉइंट सोच के लिखना पड़ता है। ईमेल और प्रेसी तो मेरा जल्दी हो जाएगा। चलो अब आते हैं यहाँ, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, या पेन नहीं है, माइंड में थोड़ा सा लिख लेता अच्छा होता। चलो ठीक है, तो लिखने के टाइम पे ये दिखाता है, मेरे को तो डेटा याद नहीं रहेगा आज पेन लेके। हाँ दिखाता है, ठीक है, क्योंकि मुझे डेटा तो याद नहीं रहेगा, तब मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, 11 मिलियन व्हीकल्स, कुछ कुछ यार यहाँ पे ना कहीं पे लिख के ही रख दो। 1 मिनट दो मुझे, कितना टाइम है? 9 मिनट। हाँ हो जाएगा, ये तो कम का है ना। ये कितने वर्ड्स का है? ये मेरे सामने रहता है तो थोड़ा वो होता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, दिल्ली में जो है सीवियर विंटर पोल्यूशन और मल्टीपल सोर्सेस से हो रहा है। फिर और क्या, वेहिकुलर और क्या है, वेहिकुलर एमिशन, नहीं, दो जगह टाइप करने का टाइम नहीं है। एक तो देखो वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सबसे आता है कंट्रीब्यूशन। पंजाब का स्टबल बर्निंग का बात किया है, विंटर कंडीशन से ट्रैप हो जाते पोल्यूटेंट, उसके बात किया है, राइट। फिर आगे जाके
फिर आगे इसका जो इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का रेस्पिरेशन पे, कार्डियोवास्कुलर में, और सोल्यूशन क्या है, ईवी जा सकता है, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकता है, ये सब बोला है। ठीक है, जनरल है, देखता हूँ मैं मेमोरी से कितना कर सकता हूँ। बट इसमें ना जो मैं आप लोगों को क्लास में सिखाया ना कि नोट करके लग देना माइंड मैप, और माइंड मैप से ही फिर लिखना, वो दैट वुड बी टाइटल क्या होगा, दिल्ली से, ये तो आसान सा टाइटल है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्राइसिस। ठीक है, पहले एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, दिल्ली फेसेस सीवियर एयर पोल्यूशन ड्यू टू, अब किस किस से, मुझे अभी ऑफ द माइंड, टॉप ऑफ द माइंड याद आ रहा है, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, देन कंस्ट्रक्शन एंड स्टबल बर्निंग, राइट? ठीक, ओके। देन अब नेक्स्ट लाइन, ये मैंने शॉर्ट में इशू को कर दिया। अब क्या करेंगे, पंजाब से आता है, नेबरिंग स्टेट से, पोल्यूशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स वर्सन, और विंटर वाला था ना, वर्सन ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, क्यों विंटर में क्या दिक्कत था, विंटर में हेवी वेदर हो जाता था, और एक चीज बोली थी ना, ट्रैप क्या होता है, हाँ ट्रैप लो टेम्परेचर की वजह से वो ट्रैप हो जाता है वहां पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि व्हेन वेदर कंडीशंस ट्रैप हार्मफुल पार्टिकल्स। देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल तो जाऊंगा नहीं मैं, एक तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे को आपको पता ही है कि मैं डेटा याद रखने में बहुत ज्यादा वो नहीं करता, तो लेकिन इससे मैं मिलता जुलता वहीं से लेके आऊंगा। अच्छा, इससे होता क्या है, एक बार इफेक्ट्स देख लेते हैं। 1 मिनट, स्मॉग कहाँ पे था, यहीं पे तो था। स्मॉग एक याद है, और एक क्या था, ठीक है, हरियाणा पंजाब दोनों से होता है, तो इसीलिए वो नेबरिंग स्टेट्स हो गया। और क्या लिख सकता हूं, दिस severely affects एयर क्वालिटी। ठीक है, अच्छा अब इफेक्ट पे चले जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, किस चीज का, सॉरी, एक्सपोजर से क्या होता है, रेस्पिरेटरी, अभी पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड कार्डियोवास्कुलर, दोनों डाल देते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को मैंने स्टेट कर दिया, उसका इफेक्ट स्टेट कर दिया। एड्रेसिंग द क्राइसिस, क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्स क्या क्या, एक तो हमें इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल करना है, तो स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, राइट। व्हीकल क्लीन करो भाई, जो हम लोगों ने वहां पे इश्यूज बताए थे ना, उन्हीं के सॉल्यूशंस बता देते हैं, क्योंकि वो है यहाँ पे ही है, हमने पढ़ाई है। ठीक है, क्लीन व्हीकल्स, इंप्रूव स्टबल मैनेजमेंट, है ना, इंप्रूव स्टबल मैनेजमेंट, क्योंकि ये इशू था और ये बताया भी गया था। एंड इफेक्टिव, एक जनरल डाल देते हैं, इफेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रीन कवर एंड यूजिंग एयर प्योरीफायर, इसको भी ऐड करें क्या, कैसे ऐड करें, कितना वर्ड कितना हुआ हमारा है, 150 वर्ड क्यों दिया हुआ है, ये इतना थोड़ी ना लिखेंगे, फिर ऐसी है, कितना वर्ड हो गया, बहुत सारे वर्ड हो गया, और एक लाइन लिख देता हूँ, उतना नहीं लिखेंगे।
कितना वर्ड का होगा, ज्यादा से ज्यादा 350-400 का, उसका 1/3 100 वर्ड, ठीक है 100 वर्ड इज एंड कर देता हूँ इसको। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या और पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये दोनों कंबाइन होना चाहिए, मस्ट कंबाइन विथ पब्लिक, बिकॉज वही लास्ट लाइन में दिया है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें ना एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि एकदम वैसे वैसे लाइन नहीं उठा सकते हैं जहां पे ये हुआ है, मस्ट कंबाइन and technological solutions to achieve, हमें क्या चाहिए, अचीव क्लीनर एयर एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। सेफगार्ड था, उसको प्रोटेक्ट बना दिया। ठीक है, चलो एक बार गो थ्रू कर लूं, ठीक ही है लग रहा है। इसमें ना कॉज में एक बार ये भी डाल देता हूँ, स्मॉग वाला सोचा था लिखूंगा, ये मैं लिखे कहाँ पे डालूं, यहाँ पे कॉज में कहीं पे डाल देता हूँ, नहीं यहाँ पे डाल देता हूँ। दिस क्रिएट्स डेंस स्मॉग एंड सीवियरली अफेक्ट्स एयर क्वालिटी। ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग सब ठीक है, ठीक ही है होगा। सेव नाउ, चलो सबमिट कर देते, बहुत कर लिया, पेशेंस नहीं है मेरे में। हाँ चलो भैया देखते हैं, अब बताओ, अब आप लोगों का वो बताओ, क्या बोलते हैं, ये रिजल्ट आ गया, धक 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 धक, रिजल्ट से पहले धक धक, हाँ ओपन एनालिसिस करें। क्या बात है भाई, रैंक 1 28.75, क्या बात है, इतना इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था यार। इतना आ जाएगा, कितना कितना दिया है, कहाँ क्या काटा है, वाह अच्छी तरीके से देते हैं इनका जो क्या कहते हैं एनालिसिस है। एक फॉर्मेट में 1.88, क्या बात है, फॉर्मेट में ही काटा है क्या, क्यों? सीसी और बीसीसी फील्ड्स नहीं है, मुझे लगा था सीसी एक मार भी देता, ठीक है। लैंग्वेज स्पेलिंग एरर, अच्छा लैंग्वेज में क्या हुआ, एज रिक्वेस्टेड बाय यू, अच्छा वो यू कैपिटलाइज, हाँ वो मेरी ना गंदी आदत है यू को कैपिटलाइज कर देने का, वो उसका नाम, लेकिन उसका नंबर नहीं काटा इन्होंने, 2.5 का 2.5, क्या बात है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ मेरे ईमेल में, आई एम सरप्राइज्ड, नहीं तो ये बोलते बोलते टाइप करते हुए मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होता ही होता है, हैं? ये अच्छा था यार। प्रूफ रीड फॉर माइनर टाइपोग्राफिकल एरर्स, क्यों क्या हुआ था मेरे को से, हाँ इसमें हुआ है ना स्पेलिंग मिस्टेक, वही मैं सोचू स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, ये हो सकता है क्या? सेटिस्फैक्टरी का स्पेलिंग मिस्टेक किया, पर एक ही किया, इसमें कितना मिला, 2.5 फॉर्मेट का, 5 कंटेंट का, माइनर रिफ्रेजिंग, ठीक है ठीक है, 2.5 लैंग्वेज का, वाह क्या बात है। प्रेसी तो मैं बोलता हूं दोस्त, जैसे मैं रोज आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ समरी राइटिंग वॉर के डेली वॉर लेक्चर 11 बजे वाले में, कि किस तरह से करना, यूट्यूब पे ही दिखा रहा हूँ ना मैं, वो तो कि माइंड मैप का वो कर दो, वही कर दो ना, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रेसी में मेरे को इतना टाइम नहीं लगता, अगर मैं लिख पाता, बट आप लोग तो लिख लेना, जैसे मैं माइंड मैप में मैं दिमाग में रखने बोलता हूँ, बट दिमाग में ना भूल जाते हैं, कितना कुछ मैं भूल जा रहा था, बीच बीच में ब्लैंक हो जा रहा था, तो फिर बाद में जाके देख ना पड़ता है, लिख लेंगे तो उसी से पीसी तोड़ दिया ना, थैंक यू, आप लोगों का ऑल द बेस्ट काम आ गया। चलो अच्छा है, ये सिग्नेचर इज इनकम्प्लीट क्यों बोला, हाँ नेम, ये देखो नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर मिसिंग, नेम नेम डालने को कह रहे, मेरे इसके बारे में मैं सोच रहा था, याद है। चलो कोई बात नहीं, स्टिल बट द होल पॉइंट हियर इज दैट कि अगर आपने बेसिक्स को फॉलो किया ना दोस्तों, आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता है, राइट, ऐसा ही कोई एआई इंजन वहां पे भी काम करेगा, तो यू नो इट्स बाउंड टू गिव यू स्कोर, और जितना भी आप रट के चले जाओ ये नहीं आ सकेगा,
ओके सो अब देखो, अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था आज, मजा आया? हाँ? अच्छा बताओ मजा आया कि नहीं? मैजिक होते हुए दिखा कि नहीं तुम लोगों को? देखो इट्स सो पॉसिबल। तो ठीक है, अभी इट्स लाइक यू कैन से आई डू एग्री कि देयर आर सम इश्यूज दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। उनका कीबोर्ड हमारे कीबोर्ड के तहत अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल अगर इससे 28 आता है तो हम लोग अगर एक खराब कीबोर्ड से 23 24 भी ले आए तो भी तो वो काफी अच्छा हो जाएगा, नहीं? राइट? हमें हमारा पर्पस है कि हमारे पास सिस्टम है, वी हैव अ सिस्टम। मुझे आज आप लोगों से यही दिखाना था कि दोस्त मैंने आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम देके रखा हूं कि यू वुड लाइक स्ले आउट देयर। कुछ मत करो, दुनिया की सारी नॉइज बंद करके चले जाओ और सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूं उतना प्रैक्टिस कर लो। देखो हर लेक्चर के बाद मैंने आप लोगों को अचीवर्स में कम से कम, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बैच में मैंने 7-8 टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक ऐसा टेस्ट सीरीज लेके उसमें प्रैक्टिस भी डाल दो, राइट? तो अगर इतना ही अगर हो गया, अगर इतना ही कर लोगे तो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। अब अगर बाई चांस उसके बाद लक ही खराब है और खराब कीबोर्ड मिल गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो एक ही चीज मैं बोल सकता हूं, वो ये है कि एक बार पहले चेक कर लो। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि स्टार्टिंग के टाइम पे अगर चेक करके बोलते हैं तो कीबोर्ड रिप्लेस हो जाता है। कुछ बच्चों ने बोला था कुछ सेंटर में हुआ था, आई डोंट नो इट इज वेदर इट हैपेंस एवरीवेयर और नॉट, बट अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ट्राई दैट आउट, ठीक है? हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वी गिव दीज डिस्क्रिप्टिव फॉर एसबीआई पीओ? आईबीपीएस पीओ प्री होने के बाद कम से कम हफ्ते में 2 से 3 तो देने ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप खुद टेस्ट दे रहे हो, ऑब्वियसली दिस डज नॉट इंक्लूड कि मेरे क्लास और क्लास के बाद जो आपको एक्टिविटी और क्लास के अंदर जो एक्टिविटी करना है उसके अलावा मैं बोल रहा हूं, ठीक है? यार एक काम करना ना, मैंने यूट्यूब में ना एक सेशन लिया है जिसमें मैंने बोला है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के प्री और मेंस इन दोनों के लिए एक साथ कैसे तैयारी करो। उसमें मैंने बोला भी है कि कितना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, वो एक बार चेकआउट कर लेना। आईबीपीएस पीओ प्री के बाद हर हफ्ते सीआर का क्लास होगा, याद रखो, हर हफ्ते सीआर और कोई एक डिस्क्रिप्टिव का क्लास होगा ही होगा। 2 भी हो सकता है बट कोई एक, मतलब एसबीआई पीओ का या आईबीपीएस पीओ का, ठीक है? मिकी कह रहा है कि सर टाइपिंग स्पीड स्लो है, मिस टाइप हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरी टाइपिंग स्पीड ओके टाइप है, अबव एवरेज है या एवरेज है, पर मैं बोल बोल के सोच भी रहा था, बोल भी रहा था, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। उसके साथ टाइप कर रहा था, मतलब मैं तो इस डर में भी था कि मैं टाइप ही गलत ना कर दूं। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो मेरी टाइपिंग प्रैक्टिस है वो फिजिकल मेमोरी के वजह से शायद सही टाइप हो गया, लेकिन आई वाज वेरी अफ्रेड कि मेरे से कुछ गलत टाइप ज्यादा हो जाएगा। पर इतना काम तो तुम्हें नहीं करना है ना, तुम्हें सिर्फ सोचना है और उसको आर्टिकुलेट करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है। तो अगर मान लो जो जो अभी मैंने किया वही जो है अगर मैं बिना बोले, बिना समझा के, बिना आपसे बात करके सिर्फ टेस्ट देता तो आपको क्या लगता है 15 से 20 मिनट में मेरा हो जाता है कि नहीं? राइट? 20 मिनट्स मैक्स, है ना? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास और 50% ज्यादा टाइम होता अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मेरे से 20-30% भी स्लो है, 40% भी स्लो है, तो भी आप मैनेज कर लोगे उस टाइम पे यही सेम परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर उससे और ज्यादा स्लो है तो भी आप 24-25 तो लेके ही आ जाओगे, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस, नहीं? राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक? और हैविंग सेड दैट, जितना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस करना आईबीपीएस पीओ के बाद, ताकि कम से कम 10 से 12 टेस्ट का टाइपिंग प्रैक्टिस हो जाए। सर आपकी बातें एग्जाम में आती है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।